Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss another important topic of GOC, that is resonance. ये हमने इससे पहले हमने जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट किया था, इंडक्टिव इफेक्ट को हमने एक्सप्लेन भी किया, डिफाइन भी किया था और उसके एप्लीकेशन पे भी हमने काम किया था, ठीक है। अब हम जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, जो इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का दूसरा कंसेप्ट है। पहले इंडक्टिव इफेक्ट था, उसके बाद कौन सा टॉपिक है हमारे पास, रेजोनेंस। इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही आप जानते हो, बेंजीन का नाम सुना होगा आपने। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C6H6। ये है स्ट्रक्चर किसका, बेंजीन का स्ट्रक्चर। लेकिन इस बेंजीन को हम इस बेंजीन को हम ऐसे भी आपने देखा होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे भी देखा होगा, ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर भी देखा होगा आपने बेंजीन का, ठीक है। अब ये है इस बेंजीन में जो आपने देखा, इसमें C सिंगल बॉन्ड C भी है, C सिंगल बॉन्ड C भी है और C डबल बॉन्ड C भी है। देखो क्या है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब क्या है, दो तरह के बॉन्ड्स हैं इसमें, एक C सिंगल बॉन्ड C भी है और C डबल बॉन्ड C भी है। जैसे आपको पता है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वैसे ही आपको पता है C डबल बॉन्ड C की जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम। हाँ, ये दो तरह के बॉन्ड बेंजीन में थे। तो अब ये C डबल बॉन्ड C, इसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी क्या, 1.34 एंगस्ट्रॉम, और C सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जब एक्सपेरिमेंटली इस बेंजीन के बॉन्ड्स जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, इनकी जब बॉन्ड लेंथ देखी गई, दो तरह की होनी चाहिए थी हमारे पास सीधे, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है और 3 C सिंगल बॉन्ड C भी हैं, ठीक है। अब दो तरह के बॉन्ड लेंथ भी हमारे पास आनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन जब देखा गया कि इस बेंजीन के जो सभी बॉन्ड्स हैं, जो जो बॉन्ड लेंथ थे सभी C बॉन्ड्स के बीच, C सिंगल बॉन्ड C के बीच या C डबल बॉन्ड C के 6 के 6 जो मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इन सभी बॉन्ड्स की एक ही तरह की बॉन्ड लेंथ हमें मिलती है। मतलब क्या है, 1.39 एंगस्ट्रॉम और इसकी भी 1.39 एंगस्ट्रॉम। इससे पता चलता है कि ये जो पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पे जो दो कार्बन, ये वाला जो पाई बॉन्ड है C डबल बॉन्ड C, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है और ये वाला जो पाई बॉन्ड्स है, जो पाई बॉन्ड्स हैं इसमें, इससे हमें ये पता चलता है, ये जो पाई बॉन्ड्स इस बेंजीन में है, ये लोकलाइज्ड नहीं है। लोकलाइज्ड मतलब ये कि ये स्टैटिक नहीं है, ये किसी दो कार्बन के बीच वो नहीं रहते हैं, ये कंटिन्यूअसली, मतलब क्या, इससे ये पता चलता है जो पाई बॉन्ड्स हैं इसमें, ये इस सारी रिंग में घूमते रहते हैं। सब उसका मतलब ये होता है, तब हम ये कह सकते हैं, ये जो इस बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हैं, बेंजीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये रियल नहीं है। ये क्या है, तब हम ये कहेंगे कि ये जो बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हैं, ये इसके रियल स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये इसकी सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करते। तब क्या है, तब ये हमें पता चलता है, इन दो को मिला के बेंजीन का कोई दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है। क्या है, ये है कि ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, या पाई बॉन्ड्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलो आप, ये सभी रिंग में क्या घूमते रहते हैं। उससे क्या होता है, सारी जो रिंग है, रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सभी कार्बन एटम्स पे सेम होती है, ठीक है। जब ये सेम होगी
तभी हमारे पास, तभी हमें ये कैसे पता चला हमें, क्योंकि इसके जो सारे बॉन्ड्स हैं बेंजीन में, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, इन सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, वो सेम है। वो सेम तभी हो सकती है जब ये पाई बॉन्ड्स हैं ये स्टैटिक नहीं होंगे, ये लोकलाइज्ड नहीं होंगे, ये क्या होंगे, डिलोकलाइज्ड होंगे। मतलब उस डिलोकलाइजेशन से क्या होता है, उसी डिलोकलाइजेशन से रिंग में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम आ जाती है और हमें क्या मिलता है, हमें जो सी सिंगल बॉन्ड, जो बॉन्ड लेंथ है सभी कार्बन एटम्स के बीच, वो सेम आ जाती है। ठीक है, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस बेंजीन का, ये इसका रियल स्ट्रक्चर होगा। ये वाले दो जो स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के, इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं या कह सकते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये फिर बेंजीन के रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। ये क्या है, ये बेंजीन के इमेजिनरी स्ट्रक्चर। दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर। अब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो रियल स्ट्रक्चर बेंजीन का है, तब वो क्या हो सकता है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो इस रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं और एक दो एग्जांपल करता हूं, एक दो एग्जांपल आपको दिखाता हूं, उसके बाद इन्हें हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। देखो क्या है, CH2 में एलाइल कार्बोकैटायन को लेता हूं, ये है एलाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, अब यहां पे पाई बॉन्ड है, इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां की ओर मूव हो जाएंगे। अगला जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसे बनेगा। जब ये पाई बॉन्ड्स इधर की ओर मूव हो जाएंगे, इस कार्बन एटम ने जो शेयर्ड पेयर है वो लास्ट की, इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे जो इस कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है, जब यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये जो एलाइल कार्बोकैटायन है, इसका देखा गया ना ही इसका ये वाला रियल स्ट्रक्चर है और ना ही ये वाला रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो इसका रियल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्या है, ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये किसी दो, इस मतलब क्या, पर्टिकुलर लोकलाइज्ड नहीं होंगे, इन दो कार्बन एटम्स के बीच रहेंगे। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे, मतलब क्या, डिलोकलाइज होते जाएंगे। उससे ये होगा, ये वाला जो कार्बन यहां पे भी इस CC को भी क्या, डबल बॉन्डेड, पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर मिलेगा, और इस CC बॉन्ड को भी क्या, पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर मिलेगा। उससे हम क्या लिखते हैं, ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड बनाते हैं यहां पे भी और यहां पे भी। और ये जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे पहले वाले स्ट्रक्चर में इस कार्बन एटम पे था, अब क्या हुआ, इस कार्बन एटम पे आ गया। उससे ये होता है, क्या होता है, यहां पे ये जो चार्ज था एक कार्बन एटम पे, वो क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है, अब हम ये भी कह सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस से क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस से ये होता है, क्या होता है, जो चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब एक सिस्टम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर सिस्टम में पहले एक जगह पे चार्ज था, वो अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है ना, जब इसका ये चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उससे क्या होगा, उससे इस क्या मिलेगा, इस सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इस सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आपने देखा इस रेजोनेंस में क्या होता है काम, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिलोकलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, डिलोकलाइज हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं अगली एग्जांपल लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। ठीक है, देखो क्या है, ये वाली जो लोन पेयर है इधर को आ जाएगी, ये वाला पाई बॉन्ड कहां जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, CH2 पे, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ रहे हैं, इस कार्बन एटम पे आ रहे हैं, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। और ये जो अगला है NH2 अपनी लोन पेयर को दे रहा है, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो आपने ये जो काम हो रहा है, मतलब डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही, यहां पे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन आपने देखा, पहली एग्जांपल मैंने आपको बताई है, उसके बाद मैंने ये यहां पे जो है डिलोकलाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन आपने देखा, इस वाली एग्जांपल में आपने देख लिया
कि यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिलोकलाइज होते हैं, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। और इस वाली एग्जांपल पे आपने देखा कौन से लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज हो रहे हैं, वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। और इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा वो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। देखो क्या है, यहां पे आप पार्शियली क्या लिख सकते हो, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या लिख सकते हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो पाई बॉन्ड ये पार्शियली इस यहां पे भी होगा, पार्शियली यहां पे भी। ये हम इसके रेजोनेंस हाइब्रिड को ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब क्या है, अब अगर आपसे पूछे कोई मतलब ये रेजोनेंस क्या होती है, अब आपने देख लिया रेजोनेंस क्या चीज है। रेजोनेंस अब सिंपली क्या है, ऐसे में एक्सप्लेन करते, यहां पे आप इसे हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या चीज है, फिर रेजोनेंस आप सिंपली देखोगे, रेजोनेंस में क्या, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हो हैं ये डिस्प्लेस होते हैं या डिलोकलाइज हो जाते हैं, दिस इज नोन एज रेजोनेंस। अब क्या लिखेंगे, व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट और डिलोकलाइजेशन ऑफ कौन से डिलोकलाइज हो जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस या डिलोकलाइज होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिलोकलाइज हो जाते हैं, दिस इज नोन एज रेजोनेंस। अब आप सिंपली हम रेजोनेंस को एक्सप्लेन कैसे डिफाइन करेंगे, ये सिंपल क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट और डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो अब क्या है, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं, उससे क्या, जैसे आपने इस एराइल कार्बोकैटायन में देखा, ये जो पॉजिटिव चार्ज पहले यहां पे था फिर इस कार्बन पे आ गया, ठीक है ना, फिर इसका, उससे क्या होता है, ये जो चार्ज हो जाता है वो क्या होता है, वो डिस्पर्स हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जब एक सिस्टम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उससे क्या होगा, सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे पॉइंट में क्या होता है, इस रेजोनेंस से क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। क्या होता है, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज सिस्टम में, उससे क्या होगा, उस सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ड्यू टू रेजोनेंस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। क्या है, जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली, उससे क्या होगा कि सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अगर इस यूनिफॉर्म की स्टेबिलिटी, तब हम ये कह सकते हैं ये जो रेजोनेंस है, इस रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। ये जो रेजोनेंस है मॉलिक्यूल को स्टेबल कर देती है। तब हम तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। ये जो रेजोनेंस है ये क्या है, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। अब ये भी हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये जो रेजोनेंस में ये जो हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर, ये रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। क्या लिखेंगे हम, चौथा पॉइंट इसके लिए, रेजोनेंस के लिए क्या लिखेंगे, ये जो रेजोनेंस है क्या है, रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये रियल, ये असली एग्जिस्ट नहीं कर, दे आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, दे कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम जो पांचवा पॉइंट ये लिखेंगे, अब जो इसका असली मतलब जो रियल स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल का होता है, दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। अब क्या लिखेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड इज ए
रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ये एक रियल स्ट्रक्चर होता है किसका? मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब मैं आपको और एक बार इसका मतलब इसे एक्सप्लेन करता हूं, मतलब क्या मैंने लिखा यहां पे, क्या लिखा हो ये तो पहले हमने एग्जांपल्स का, फिर उसके बाद मैंने इसको एक्सप्लेन किया। पहले आपको मैं बताता हूं, बेंजीन जो है, बेंजीन का आपको पता है स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये भी लिखा होता है स्ट्रक्चर, लेकिन ये वाले जो स्ट्रक्चर है इससे ये पता चलता है बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं और 3 मतलब क्या 3 क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड से, उससे हमें ये पता चलता है। फिर जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर, इसमें 2 तरह के बॉन्ड है, सी सिंगल बॉन्ड सी भी है और सी डबल बॉन्ड सी भी है। लेकिन आपको पता ही है जो सी सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है किससे? सी डबल बॉन्ड सी से। क्या? सी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम और सी डबल बॉन्ड सी की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमें लेकिन जब हमने जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि बेंजीन के में जो ये बॉन्ड्स हैं, ये सारे जो बेंजीन के सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स क्या हैं? मतलब इनकी बॉन्ड लेंथ एक जैसी है। उससे ये पता चलता है हमें ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें ये पाई बॉन्ड्स किसी 2 कार्बन के बीच स्टैटिक नहीं रहते, ये कंप्लीटली इस रिंग में क्या डिलोकलाइज हो जाते हैं, डिलोकलाइज। अब जो इसका रियल स्ट्रक्चर है, फिर वो रियल स्ट्रक्चर इसका ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। इसमें क्या है? जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये सभी सारी इस रिंग में क्या घूमते रहते हैं। ठीक है, क्या होता है? ये घूमते रहते हैं, उससे क्या जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सभी कार्बन एटम्स पे बराबर आ जाती है। उसका ये मतलब है कि जो ये पाई बॉन्ड है, इन सभी कार्बन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तब जाके जब ये पार्शियल डबल बॉन्ड्स होंगे तब जाके उसी बेस पे हम ये कहते हैं कि इनकी सभी की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है। वो क्या है? सेम है। अगली मैंने एक एग्जांपल ली, अगली एग्जांपल मैंने इस एलाइल कार्बोकैटायन की ले ली। यहां पे पाई बॉन्ड आपने देखा ये डिलोकलाइज होता है। ठीक है, उससे क्या होता है? डिलोकलाइज, अगला स्ट्रक्चर इसका ये बनता है, अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये बनता है। लेकिन जब एक्चुअल में हम देखेंगे ये दोनों इसके रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। यहां पे आपने ये बात भी देखी, यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन वो डिलोकलाइज होते हैं। और जो तीसरी एग्जांपल आपने देखी, इस तीसरी एग्जांपल में क्या है? लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिलोकलाइज हो जाते हैं। लेकिन अब आपने ये देखना है, अब रेजोनेंस क्या चीज है? फिर रेजोनेंस सिंपली क्या है? रेजोनेंस इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट और डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या डिलोकलाइज होते हैं, या लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिलोकलाइज हो जाते हैं। ठीक है, हाँ। अब आपने ये भी देखा इस रेजोनेंस की वजह से जो मॉलिक्यूल में आपने देखा, देखो ना, ये पाई बॉन्ड्स जो थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन थे, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं किसमें? मॉलिक्यूल में। क्या होता है इस रेजोनेंस से? क्या होता है? यहां पे आपने देखा पहले पॉजिटिव चार्ज यहां पे इस कार्बन पे था, फिर इस कार्बन पे आ गया, उससे क्या हुआ? जो रेजोनेंस से क्या हुआ? जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें? मॉलिक्यूल में। जब जितना चार्ज मॉलिक्यूल में यूनिफॉर्म, अगर एक जगह पे चार्ज रहेगा मॉलिक्यूल में तो वो मतलब हो कि अनस्टेबल सिस्टम होगा। पहले कोई भी चार्ज सिस्टम है वो अनस्टेबल ही होता है, लेकिन जब इस चार्ज को इस सिस्टम में हम डिस्पर्स कर देंगे, या ये चार्ज जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली किसमें? सिस्टम में, उससे क्या होगा? इस सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब मैंने दूसरा पॉइंट जो यहां पे लिखा, ड्यू टू रेजोनेंस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। इस रेजोनेंस से क्या, उससे क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल की। तब हम तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। क्या है? रेजोनेंस जो है ये क्या है? ये स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है। अब मैंने जो ये स्ट्रक्चर ड्रा किए किसके लिए? एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए हम जो ये स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलो, इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो। ये बेसिकली अगर हम देखें ये रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं मॉलिक्यूल। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज कुछ हद तक एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट इन ए पोजीशन टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसलिए जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये क्या होते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल का होता है, जो मॉलिक्यूल की ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है, दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। अब मैं आपको यहां से आगे बताता हूं, इसमें ये जो रेजोनेंस है,
रेजोनेंस जो है ये किस किस मॉलिक्यूल में हो सकती है? रेजोनेंस क्या सभी मॉलिक्यूल में हो जाएगी? जो मॉलिक्यूल भी आप देखो उसमें रेजोनेंस होगी? नहीं, इसके लिए कुछ कंडीशन जरूरी है। किसके लिए? ये रेजोनेंस जो है किस किस मॉलिक्यूल में हो सकती है? ये मतलब उस रेजोनेंस आकर होने के लिए मॉलिक्यूल में क्या खुसूसियत, क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, उन क्या कंडीशंस होनी चाहिए। जब मॉलिक्यूल उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो तब उस मॉलिक्यूल में क्या, ऐसा नहीं है कि सभी में रेजोनेंस होगी, कोई भी मॉलिक्यूल आप लोगे तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने शुरू हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमने ये देखना है इस रेजोनेंस के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या कंडीशन जरूरी है एक मॉलिक्यूल में, तब जाके उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो जाएगी। सिंपली हम पहले मैं आपको बताता हूं इसमें मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। पहली क्या कंडीशन में क्या लिखता हूं रेजोनेंस के लिए? कंडीशन क्या जरूरी है किसके लिए? रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? रेजोनेंस के लिए कंडीशन ये जरूरी है, रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या जरूरी है कि मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए। क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर मतलब उस मॉलिक्यूल का जिसमें रेजोनेंस होगी उसका हर कोई एटम sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तब जाके उस मॉलिक्यूल में क्या होगी, उसका मतलब देखो क्या होगा। जब ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, इसके सारे एटम्स जो, जैसे मैं बेंजीन को लेता हूं, अगर ये मॉलिक्यूल मतलब ये प्लेनर है, इसके सारे आप ऐसे, आप इसको बोर्ड पे हम ऐसे ड्रा नहीं कर सकते, इसके जो सारे एटम्स होंगे ये एक ही प्लेन पे क्या लाई करेंगे। जब ये एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, इनके जो ऑर्बिटल्स होंगे आपस में पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल होंगे। जब ये पैरेलल होंगे, इनके मॉलिक्यूल क्या होगा? प्लेनर होना चाहिए। उसका मतलब ये कि सारे एटम्स एक ही प्लेन में होने चाहिए। जब ये सभी एटम्स इसके एक ही प्लेन में आ जाएंगे तो इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं उनके एटम्स के, वो क्या, वो आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल जब हो जाएंगे तभी जाके वो क्या ओवरलैप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओवरलैप कर सकते हैं। जब वो ओवरलैप कर पाएंगे तभी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या डिलोकलाइज कर पाएंगे और तभी उस मॉलिक्यूल में क्या रेजोनेंस होगी। अब जो इंपॉर्टेंट कंडीशन इस रेजोनेंस को देखने के लिए कि किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगी, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट जो मतलब क्या, जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या कंडीशन है, दैट इज क्या, दूसरी जो कंडीशन है, यही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्या है? मॉलिक्यूल शुड बी कंजुगेटेड। शुड बी कंजुगेटेड। मॉलिक्यूल जो है वो कंजुगेटेड होना चाहिए। अब इस कंजुगेटेड का मतलब यही होता है कि कंजुगेशन क्या होती है? बेसिकली ये होती है कि मॉलिक्यूल में जो क्या, जो एटम्स हैं, एटम्स के ऑर्बिटल आपस में क्या पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल होने की वजह से वो क्या एक दूसरे के से क्या ओवरलैप कर पाएंगे और तभी क्या वो क्या अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज कर पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज वही क्या रेजोनेंस होती है। अब क्या है? मॉलिक्यूल शुड बी कंजुगेट। लेकिन आपने कंजुगेशन के बारे में ये भी सुना होगा, क्या सुना होगा आपने कंजुगेशन के बारे में? CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं क्या? कंजुगेशन। वो होती है क्या? मतलब क्या, दो एटम्स या कोई भी चीज कंजुगेशन में तब होगी जब वो किस पोजीशन पे होगी? अल्टरनेट पोजीशन। फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूं ABCDE। कंजुगेशन क्या चीज है? अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। यहां पे अगर हम देखें कंजुगेशन में कौन कौन है, पहले क्या है? A, उसके बाद है B और उसके बाद क्या है? C है। देखो क्या, वैसे ही डबल बॉन्ड है पहले यहां पे, फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड, फिर है क्या? डबल बॉन्ड। ऐसे मैं लिख सकता हूं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये है कंजुगेशन। लेकिन इतना ही कंजुगेशन के लिए क्राइटेरिया, यही वाला सिस्टम कंजुगेशन खाली नहीं होता है, मतलब जिसमें क्या डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल, लेकिन मतलब क्या अल्टरनेट पोजीशन। अगर आप यहां पे देखोगे A और C जो है ये कंजुगेशन में है। क्या है? ये कंजुगेशन में है। ठीक है, ऐसे आपको पता चलेगा कि कंजुगेशन क्या है। A और C आपस में कंजुगेशन में है। उसके बाद अगर हम देखें B और D आपस में कंजुगेशन में है। फिर क्या है? C और E क्या है? आपस में कंजुगेशन में। ये सिस्टम होता है। अब अगर
मॉलिक्यूल में ये कंजुगेशन होगी, क्या होगा मॉलिक्यूल। अब क्या लिखते हैं हम, यहां पे मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम मतलब ये कंजुगेटेड सिस्टम आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब इसके कितने टाइप्स होते हैं, जो सारे टाइप्स इसके मतलब कंजुगेशन में होते हैं। जब ये कंजुगेशन में होंगे, जब ये मॉलिक्यूल में ऐसे मतलब ऐसे इस तरह के कंजुगेटेड सिस्टम्स होंगे, उस मॉलिक्यूल में क्या हो सकती है, रेजोनेंस हो सकती है। पहली जो कंडीशन है इसके लिए क्या लिखा मैंने, अल्टरनेट पोजीशन पे होनी चाहिए। कौन कौन अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए, देखो कैसे। पहले क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड, क्या आएगा, उसके बाद आएगा सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड के बाद अगर और क्या होगा, पाई बॉन्ड। ये भी कंजुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। जब ऐसा सिस्टम मॉलिक्यूल में होगा तो उस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगी, रेजोनेंस होगी। क्या है देखो ना, डबल सिंगल डबल, वही पाई बॉन्ड, उसके बाद आ गया सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद और पाई बॉन्ड आता है, ठीक है। ये पहला कंजुगेटेड सिस्टम है। दूसरा अगर हम कंजुगेटेड सिस्टम देखें, क्या देंगे, पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड हो, और उसके बाद क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हो, लिखो या वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, ये लिख सकते हो। देखो कैसे लिखेंगे हम, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो अब क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, उसके बाद क्या है, सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद है पॉजिटिव चार्ज। ये भी है कंजुगेटेड सिस्टम। अगर ऐसा कंजुगेटेड सिस्टम भी होगा तो उसमें भी क्या हो सकती है, रेजोनेंस होती। ये सारे में क्या है, इनको लिखता हूं। उसके बाद अगर हम लिखें क्या, देखो क्या है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, उसके बाद आ जाएगा क्या, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के बाद क्या आएगा, लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या है, पहले पाई बॉन्ड लिखेंगे हम, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड, लिखता हूं मैं सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद क्या आएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाला सिस्टम भी क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम। इस कंजुगेटेड सिस्टम में भी क्या हो सकता है, इस कंजुगेटेड सिस्टम में भी रेजोनेंस हो सकती है। फिर आप अगले वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, इन सभी पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी जो कंजुगेटेड सिस्टम्स है, इन पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी सीखेंगे, कैसे बनाते हैं इनको, ठीक है। लेकिन वो अगला वीडियो होगा, ठीक है। अब पहले आप यही देखो कि कौन कौन सा सिस्टम कंजुगेटेड हो सकता है। अब क्या होगा, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, उसके बाद आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड के बाद क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, फ्री रेडिकल, क्या आएगा, फ्री रेडिकल, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, पाई बॉन्ड, CH2, उसके बाद क्या आना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड, आ गया है सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद रेडिकल। ये वाला सिस्टम भी क्या है, ये वाला सिस्टम भी कंजुगेटेड सिस्टम है, ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम है। उसके बाद मैं आपको पांचवा सिस्टम बताता हूं, क्या क्या है, फिफ्थ कौन सा है, हाँ आ गया ये भी, हाँ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। देखो क्या है, पाई बॉन्ड लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, नेगेटिव चार्ज। देखो ना, पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ऐसा सिस्टम भी क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है। इस कंजुगेटेड सिस्टम में भी क्या रेजोनेंस हो सकती है। उसके बाद अगर हम छठा सिस्टम देखें, क्या है, क्या है, हाँ ये नेगेटिव चार्ज भी आ गया। उसके बाद हाँ ये लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बाद क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये वाला भी सिस्टम भी वो है। देखो क्या है, पॉजिटिव चार्ज लिखा मैंने, उसके बाद सिग्मा लिखते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं हम, क्या नेगेटिव चार्ज लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला सिस्टम, दिस इज आल्सो ए कंजुगेटेड सिस्टम। अगर ऐसा सिस्टम होगा तो इसमें भी रेजोनेंस हो सकती है। अगर सातवां भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव ये आ गया। अब अगर हम ऐसा भी लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद लिखेंगे क्या, सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद लिखेंगे
लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। लोन पेयर ऑफ कैरेक्टर देखो क्या है, CH2 पॉजिटिव यहाँ पे मिले, CH2 पॉजिटिव यहाँ पे लोन पेयर, दिस इज आल्सो देखो ना, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। ये सभी सिस्टम जो हैं ये कंजुगेटेड सिस्टम्स है। जब ऐसे कंजुगेटेड सिस्टम एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, उस मॉलिक्यूल में क्या रेजोनेंस हो सकती है। अब आपने क्या क्राइटेरिया देखा किसके लिए, रेजोनेंस के लिए। रेजोनेंस में होनी चाहिए क्या, रेजोनेंस आकर होने के लिए कौन मॉलिक्यूल रेजोनेंस को शो करेगा, उसके लिए हमारे पास जो सिस्टम होना चाहिए वो होना चाहिए आगे से कंजुगेटेड। वो कंजुगेटेड देखने के लिए आपको के पास कितने ये वाले सारे कंजुगेटेड सिस्टम है। जब भी ये कंजुगेटेड सिस्टम एक मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में इन 6 या 7 में से जो भी कंजुगेटेड सिस्टम एक मॉलिक्यूल में होगा, वहां पे क्या हो सकती है रेजोनेंस, वहां पे क्या हो सकती है रेजोनेंस। अब हम इस अगला जो हम वीडियो हम करेंगे, यहाँ पे वीडियो थोड़ा थोड़ा लेंथी हो जाता है। यहाँ पे जो हम अगला वीडियो हम बनाएंगे वो जो सारे कंजुगेटेड सिस्टम हैं, इन सभी कंजुगेटेड सिस्टम पे मैंने आपको दिखाना है कैसे रेजोनेंस होती है। जब वो आपको समझ में आ जाएगी, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे हम, उसी के साथ आपको आपका जो अगला का टॉपिक है हमारा, वो कैसे बेसिकली जो मेन मार्टो इस रेजोनेंस का आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करने आने चाहिए। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सिखाऊंगा मैं कि मतलब हाउ टू ड्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मेन बात भी यही है रेजोनेंस की। चलो आपको डेफिनेशन पता चल गई, ये पता चला कि मतलब किस में होती है रेजोनेंस, लेकिन अब मेन जो इसका काम है वो यही है कि हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करने आने चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।